हेलो गाइस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के कंप्लीट बेसिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ए टू जेड इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, सारी चीज़ें जो जो इस चैप्टर में बिल्कुल ज़ीरो, जो बच्चा ज़ीरो से मतलब बिल्कुल ज़ीरो है, वो भी अगर इस वीडियो को देख लेगा ना, तो आप गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरा 0 से लेके 100 तक पूरा बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 8th में आपने ये चैप्टर पढ़ चुके हो, आप क्लास 8th में था ये चैप्टर। उस चैप्टर में पूरा बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। मैं पूरा एक बार फटाफट इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वाड्रिलेटरल हम कहते किसे हैं, इसका नाम क्वाड्रिलेटरल कैसे पड़ा, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने पढ़ी थी क्लास 8th में, वो पढ़ी थी आपने पॉलीगन्स। पॉलीगन्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स ऐसी शेप्स होती हैं, ऐसी शेप या फिर फिगर, ऐसी शेप या फिर फिगर जो विच आर क्लोज्ड, विच आर क्लोज्ड, वो ऐसी फिगर जो हर तरफ से बंद हो, कहीं से भी ओपन ना हो। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ लाइंस, एंड मेड अप ऑफ लाइंस ओनली। क्या मतलब? ऐसी शेप्स या ऐसी फिगर्स जो केवल और केवल लाइन से बनी हो, पहली कंडीशन, और हर तरफ से बंद हो, दूसरी कंडीशन। ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर। स्क्वायर इज अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि ये 4 साइड से बना है, मीन्स 4 लाइन से बना है, और हर तरफ से क्या है? क्लोज्ड है ना। ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक फिगर बनाई इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन्स यूज़ हुई हैं, लेकिन ये यहाँ से ओपन है ना। तो ओपन फिगर्स को हम काउंट नहीं करते हैं पॉलीगन में। पॉलीगन में कोई केवल वही फिगर्स आती हैं जो हर तरफ से क्या हो? बंद हो। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे और ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीगन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ऐसी फिगर जो हर तरफ से बंद हो और केवल लाइन से ही बनी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सर्किल की बात करता हूँ अगर, तो सर्किल इज़ नॉट अ पॉलीगन, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने एक और फिगर बनाई, जैसे मैंने ऐसे बना ली एक फिगर, और मान लो ये 3 लाइन से तो बना है, लेकिन जो चौथी लाइन है इसकी वो कर्व्ड है। ठीक है, कैसी लाइन है? वो कर्व्ड लाइन है। तो ये भी आपका पॉलीगन काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जो नहीं है इसमें। समझ में आ गया पॉलीगन क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगन्स के देखो टाइप्स होते हैं। जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं ना, पॉलीगन्स पॉलीगन्स वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपका रेगुलर, और दूसरा आता है आपका इर्रेगुलर। ठीक है, रेगुलर क्या होता है और इर्रेगुलर क्या होता है? रेगुलर क्या होता है? ऐसे पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मैंने बताया जो लाइन से बने हो और क्लोज्ड हो। तो ऐसी फिगर्स जो लाइन से बनी हो और क्लोज्ड हो, साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए? ऑल एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आ गई? ऐसे पॉलीगन जिसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसकी साइड्स सारी बराबर होनी चाहिए, और सारे के सारे एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। ऐसे फिगर या ऐसे पॉलीगन्स जो क्लोज्ड हों, लाइन से बने हों, सारे एंगल्स बराबर हों, सारी की सारी साइड्स भी बराबर हों, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी बच्चा? ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देता हूँ और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल, फैमिलियर हो आप बहुत उस फिगर से, स्क्वायर मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर कुछ इस तरीके का होता है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, सबको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, और सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, राइट।
सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब क्या कि स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, जिसके सारे के सारे साइड्स बराबर हों, सारे के सारे एंगल्स बराबर हों, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें साथ ही साथ आपकी प्रूव हो जाती है कि इसका जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऐसे समझो, मैं बना के दिखाता हूँ, देखो डायगोनल क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो डायगोनल बन जाता है ना। तो अगर हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दें और यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दें तो दो डायगोनल दिखे मेरे को इसके, है ना। नाम दे देता हूँ मैं ए, बी, सी और डी। तो एक तो डायगोनल आपको मिल गया ए सी और दूसरा डायगोनल आपको मिल गया बी डी। तो इस एस जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ और ध्यान रख लेना कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में पहली चीज़ सारी साइड्स बराबर होंगी, दूसरी चीज़ सारे एंगल्स भी बराबर होंगे और तीसरी चीज़ इसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गई बात। एक और एग्जांपल बताओ, ट्रायंगल में बताओ कौन सा ट्रायंगल होता है जो रेगुलर पॉलीगन होता है। ट्रायंगल में ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो रेगुलर पॉलीगन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यों रेगुलर पॉलीगन होता है, क्योंकि इसकी भी सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए पॉलीगन ये रेगुलर पॉलीगन होता है। समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं, ये तो मैंने केवल 3 साइड का बताया, 4 साइड का बताया, ऐसे 5 साइड के भी हो सकते हैं, 6 साइड के भी हो सकते हैं, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इर्रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट। अगर मान लो इनमें से, मान लो इसकी 3 साइड इक्वल है, राइट, इसकी 3 साइड क्या है, इक्वल, लेकिन चौथी साइड जो है वो अनइक्वल है। जैसे मान लो 1 2 3 और मैंने क्या ले ली, एक साइड इस तरीके से ले ली, एक साइड ये ले ली और एक साइड इसकी इस तरीके का कोई फिगर ले लिया। तो मान लो ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 का है, ये 10 का है और ये 8 सेंटीमीटर का है। तो ऐसी फिगर जिसमें कोई सी भी साइड आपस में बराबर ना हो, है ना, हो सकता है 3 बराबर हो, एक बराबर ना हो सकता है कि सारे के सारे एंगल्स डिफरेंट हो, तो बस ये दोनों प्रॉपर्टी ना लगें जिसमें, वो सारी फिगर्स क्या बन जाएंगी, पॉलीगन बन जाएंगी। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर रेगुलर पॉलीगन है तो स्केलिन ट्रायंगल कैसा है, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन तीसरी साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। तो ये क्या बन गया, एक इरेगुलर पॉलीगन बन गया। ऐसी आपका, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये। ऐसी स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं, है ना। तो ऐसी फिगर्स जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी ना लगे वो आपके क्या बन जाते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन। इतनी बात समझ में आ गई, इजी था ना। ये आप सब पढ़ चुके हो क्लास 8 में, है ना। अब आता है बात कि पॉलीगन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एज पर देयर नंबर ऑफ साइड्स। पढ़ते हैं उसके बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। मतलब क्या कि पॉलीगन्स भी ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया केवल दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर, वो तो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे था। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स की बात करूं कि किसी भी, क्योंकि पॉलीगन में देखो साइड्स तो कितनी भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई 6 साइड वाला पॉलीगन हो सकता है कोई 12 साइड वाला पॉलीगन हो, है ना। तो पॉलीगन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो उनके बारे में बताएंगे, ये सब भी आप पढ़ चुके हो। जैसे अगर मैं नंबर ऑफ साइड अगर 1 ले लूँ तो आप बताओ, क्या अगर एक साइड है मेरे पास, केवल एक साइड, तो क्या इससे कोई पॉलीगन बन सकता है, बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक लाइन से एक क्लोज्ड फिगर कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते ना। तो नंबर ऑफ साइड अगर 1 होती है तो आपका कोई पॉलीगन नहीं बनता। नंबर ऑफ साइड्स अगर 2 हो जाएं तो क्या आप पॉलीगन बना सकते हो, क्या दो साइड से आप पॉलीगन बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि दो लाइंस से एक क्लोज्ड फिगर आपकी नहीं बन सकती। अगर मैं 3 साइड ले लूँ तो क्या 3 साइड से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, 3 साइड का आप पॉलीगन बना सकते हो, है ना, एक क्लोज्ड फिगर आपकी बन जाएगी। और 3 साइड से जो पॉलीगन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, राइट। ये तो सबको पता है। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो हमें पता ही है, हमें क्यों बता रहे हैं आप दोबारा से, है ना। आगे देखते हैं।
n इज इक्वल टू क्या है, अगर 4, मान लो नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 हो जाए तो उस केस में मान लो इस तरीके की फिगर बनेगी कुछ, है ना। चार साइड वाली फिगर को, चार साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, चार साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसके बारे में ये चैप्टर पूरा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ साइड 5 ले लूँ तो 5 साइड वाले को क्या बोलेंगे, पेंटागन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ साइड 6 ले लूँ तो हेक्सागन, ये नाम होते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। 6 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। नंबर ऑफ साइड 7 ले लूँ तो क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलते हैं, राइट। नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं 8 ले लूँ तो ऑक्टागन बोलेंगे। और नंबर ऑफ साइड अगर मैं 9 ले लूँ तो नोनागन बोलते हैं। और नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं 10 ले लूँ तो क्या बोलते हैं, डेकागन। ये ध्यान रखना आप, ये कुछ नंबर ऑफ साइड्स मैंने 10 तक बताया है, तो इसे याद रखिएगा, बस 10 तक आपको याद रखना है। और मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए होती है किसी पॉलीगन को बनाने के लिए, किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम 3 चाहिए होती हैं, तब जाके आपकी एक क्लोज्ड फिगर जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इन सब से एक बात तो क्लियर हो गई कि जब 3 साइड होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। 4 साइड में क्वाड, 5 साइड में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, और 8 में ऑक्ट, 9 में नोना, और 10 में डेका। ये ध्यान रखना क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। सर ठीक है, तो हमें बात किसकी करनी है, केवल अब हमें बात करनी है केवल क्वाड्रिलेटरल की। तो बात समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो केवल और केवल लाइन से बनी होती है और जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, टोटल 4 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ऐसी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना। अब वो 4 साइड कैसे भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, जैसी चाहो बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 साइड वाली फिगर होनी चाहिए, साथ ही साथ क्लोज्ड होनी चाहिए, लाइन से बनी होनी चाहिए, उसी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इस चीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे बस फटाफट इसका मैं ओवरव्यू करा देता हूँ आपको, ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या चीज़ होती है, क्या मतलब है इसका, कि जब भी कभी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, मैंने ले लिया एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन उन्हें क्या कर दे, कट कर दे। ठीक है, दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उन्हें कट कर दे, उस तीसरी लाइन को जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर देती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, मान लो इसका नाम मैंने ले लिया टी। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं, तीसरी लाइन उन्हें कट कर रही है, तो उस केस में आपके यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये 4 एंगल्स आपके यहाँ बने ऊपर और 4 एंगल्स आपके नीचे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल मिला के टोटल आपके 8 एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और एक लाइन उन्हें कट कर देती है, तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, अब इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है जो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। एंगल 1 जो होता है वो एंगल 3 के इक्वल है, देखो ध्यान से देखते जाना, फिगर में समझ में आता जाएगा। 1 3 के, तो 2 4 के भी इक्वल होगा, राइट। अगर 1 3 के इक्वल है तो 2 4 के इक्वल होगा, इसी तरीके से 5 7 के इक्वल होगा और 6 8 के इक्वल होगा, है ना। इन्हें कहते क्या है, इन्हें बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस इसको ध्यान रखना आप कि जब भी कोई, देखो इस तरीके से बात हो रही है ये, कि जब भी कभी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे दो लाइंस कट करी तो आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ है एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। देखते जाना फिगर में, 2 8 के होगा और 3 5 के होगा। अब क्यों इक्वल होंगे, इन्हें कहते क्या है, इनका नाम होता है, देखो क्या, दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, 2 और 8। देखो 2 जो है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है इस ट्रांसवर्सल के, और 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, तो 3 हमारा लेफ्ट में आ रहा है और 5 हमारा राइट में आ रहा है। तो जब भी कभी इस तरीके के एंगल्स बनते हैं, जो एक लेफ्ट में आ रहा हो और एक राइट में आ रहा हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। हम इस शब्द का यूज़ करेंगे अल्टरनेट। अभी ये बाहर आ रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, देखो दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड हैं, 2 अंदर की साइड मूव कर रहा है और 8 भी अंदर की साइड मूव करा हुआ है। तो अल्टरनेट है क्योंकि लेफ्ट राइट आ रहे हैं, इंटीरियर क्योंकि अंदर की साइड आ रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। अल्टरनेट का मतलब है लेफ्ट राइट, किसके लेफ्ट राइट, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट राइट में आना। इंटीरियर का मतलब है दोनों अंदर की साइड आना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इसलिए इनको बोलते हैं। इसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर होंगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होंगे। तो अगर फिगर में आप देखो, तो एक हमारा 6 आ रहा है राइट में, तो दूसरा हमारा 4 आ रहा है लेफ्ट में, और दोनों हमारे बाहर की साइड देख रहे हैं, है ना। तो 4 हमारा किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, और 1 जो होगा वो हमारा 7 के इक्वल होगा। इन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट बोला क्योंकि लेफ्ट राइट आ रहे हैं, एक्सटीरियर क्यों बोला, क्योंकि दोनों ही बाहर की साइड मूव कर रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर। नेक्स्ट एंगल्स होते हैं, ये तो मैंने बात करी लेफ्ट राइट की। अभी ऐसे एंगल्स भी होंगे जो सेम साइड आ रहे होंगे, सेम साइड आ रहे होंगे और एक अंदर और एक बाहर होंगे। जैसे एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे, सेम साइड आ रहे हैं 5 और सेम साइड आ रहा है 1, 5 और 1, एक अंदर की साइड है और दूसरा बाहर की साइड है। तो ये एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये भी इसी टाइप का है। इसी तरीके से 6 और 2 ये भी बराबर हैं, और 7 और 3 ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हें कहते क्या हैं, इन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बात समझ में आ गई। तो जो सेम साइड आ रहे हो, अंदर एक हो दूसरा बाहर हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट अंदर की साइड, लेफ्ट राइट बाहर की साइड, सेम साइड अंदर बाहर, और एक रह गया अभी आपका अंदर की तरफ और सेम साइड, है ना। तो जैसे अगर मैं अंदर की तरफ देखूं तो और सेम साइड देखूं, तो 2 और 5 हो गए, और 3 और 8 हो गए, अंदर की साइड आ रहे हैं और ट्रांसफर के दोनों सेम साइड में आ रहे हैं। तो इनका भी एक रिलेशन होता है, 2 और 5 ये आपस में बराबर नहीं होते, इनका ना एक दूसरा रिलेशन होता है। 2 और 5 का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से 3 और 8 का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स को हम कहते क्या हैं, ऐसे एंगल्स जो अंदर की साइड आ रहे हों और दोनों अंदर की साइड आ रहे हों और सेम साइड आ रहे हों, तो इन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने इसको फटाफट निपटा दिया है, इसे नोट करना चाहो तो कर लेना। समझ गए बात ना अच्छी तरीके से, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने सबसे पहले पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, चार साइड वाली फिगर जो कि क्लोज्ड होनी चाहिए, लाइन से बनी होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो अच्छे अच्छे क्वाड्रिलेटरल होते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। आप एक आध उनमें से आप पढ़ चुके होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ढंग से समझना और एक जगह पे नोट जरूर कर लेना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं और आगे लिख देते हैं जी एम, ठीक है, पैरेललोग्राम।
अब पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है? तो होता क्या है इसमें, तो पहले वो समझो। इसमें क्या होता है तो ये क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये चार साइड की फिगर होगी कुछ ना कुछ, तो इस तरीके का बनता है। ठीक है, मैं नाम देता हूँ इसको A B C और D। बात समझ में आ गई? तो जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसमें होता क्या है, जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ये दोनों पैरेलल, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका डायगोनल बना देते हैं सबसे पहले, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें, जो इसकी खासियत होती है पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है कि अपोजिट अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आर क्या होती हैं, पैरेलल प्लस इक्वल। ठीक है, आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब क्या, कि आमने वाली साइड्स हमेशा आपस में इक्वल होती हैं प्लस आपस में पैरेलल होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अब देखो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने वाले एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं, मतलब क्या, एक तो ये ए और ये सी ये बराबर होगा, और डी और बी ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आमने सामने वाले एंगल्स, ठीक है, आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्या मतलब, कि डायगोनल्स एक दूसरे को हमेशा हाफ हाफ कट करेंगे। मतलब क्या, कि मान लो ये ओ पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो डी से लेके ओ तक की डिस्टेंस मान लो अगर 5 है, तो ओ से लेके बी तक भी 5 होगी। मतलब ये डी ओ ओ बी के बराबर हो जाएगा और ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ पॉइंट में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। साथ लगे हुए एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे ए और डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए प्लस डी इसका सम 180 हो जाएगा। ऐसे ही बी और सी इसका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। ए और बी का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, और डी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? तो साथ लगे हुए दो एंगल्स इन सब का सम हमेशा क्या होता है, आपस में 180 डिग्री होता है। ठीक है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें पता ही है कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। वो तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और क्या क्या जानते हो आप पैरेललोग्राम के बारे में? पैरेललोग्राम का एरिया बता दो। पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी नीड नहीं है, इसे बस मैंने आपको ऐसे ही लिखवा दिया याद रखने के लिए। मेन ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे, तो इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, समझ लेना। सेकंड है आपका रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भी एक हमारा पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, आप रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पैरेललोग्राम की लगती हैं। जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, वैसे तो सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। चलो प्रॉपर्टीज़ लिख लो इसकी पहले। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट, अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
फोर्थ है ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके डायगनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। बस फ़र्क क्या है पैरेललोग्राम में और इसमें, कि इसके जो डायगनल्स है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। ठीक है, अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब क्या, कि ए सी के बराबर होगा और बी हमारा डी के बराबर होगा। ठीक, इसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड जाहिर सी बात है वो भी इक्वल होंगी। और इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब कि अगर मैं इसको ओ पॉइंट ले लेता हूँ तो डी ओ बी ओ के इक्वल होगा और ए ओ सी के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस जो है इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की यहाँ पे लग रही हैं। बात क्लियर हो गई। अब एरिया पता है क्या इसका, एरिया बिल्कुल, रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू। याद रखने के लिए मैंने लिखवा दिया आपको, इसका यूज़ नहीं है इस चैप्टर में। आपको केवल ये 5 पॉइंट याद रखने हैं, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की लगेंगी। साथ ही साथ अलग क्या है इसमें, कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना है ये चीज़ अच्छी तरीके से। स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल नहीं होते। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम में मैंने आपको लिखवाई थी, कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो लिख लो यहाँ पे भी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम या फिर सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में ये थी तो इसमें भी लगेगी, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड है स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में बहुत बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा टोटल। तो सबसे पहली चीज़ स्क्वायर में क्या होती है, कि ऑल साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज़ क्या होती है, अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है, कि इसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, आपस में बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब सारे ही 90 डिग्री के होंगे तो आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। साथ ही साथ इसके डायगनल्स की अगर मैं बात करूं, तो डायगनल्स में देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरीके से और इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, तो डायगनल्स इसके क्या होते हैं, डायगनल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डायगनल आर इक्वल टू ईच अदर। ध्यान रखना अच्छी तरीके से इसको। ठीक है, मतलब बी डी और ए सी आपस में बराबर होंगे। सिक्स पॉइंट है, डायगनल्स बराबर तो होते ही हैं, साथ ही साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। जैसे रोम्बस में करते थे, डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या पता है आपको इसके बारे में। डायगनल्स तो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ इस तरीके से, है ना। अब एक बात मुझे ये बताइए, कि क्या हम स्क्वायर में देख रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी, क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ लग रही हैं। कैसे, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, जो पैरेललोग्राम की भी होती हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं।
साथ ही साथ पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर हमारा एक क्या है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने क्या देखा था अभी, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम था और स्क्वायर भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एरिया पता है, एरिया स्क्वायर का कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है। ठीक, तो आपको कुल मिला के इतनी चीज़ें याद रखनी है। एक और चीज़ बताओ मुझे, क्या स्क्वायर, जो स्क्वायर है हमारा, क्या ये रोम्बस है? देखो रोम्बस में क्या जो जो प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में लग रही थी, क्या स्क्वायर में वो लग रही हैं? अगर मैं रोम्बस में ध्यान से देखूं तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर में लग रही हैं? देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल, इसमें भी इक्वल होती हैं सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, बिल्कुल स्क्वायर के भी डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो हमारा स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस का एरिया अलग होता है, उससे मतलब नहीं हमें। किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, भैया स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर में भी कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मतलब बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा, डी और सी का भी, ए और डी का भी, और ए और बी का भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर क्या एक रोम्बस है? बिल्कुल स्क्वायर एक रोम्बस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ रोम्बस। एक और बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन होता है ना, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्या मतलब, इसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं और जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी स्क्वायर के बारे में। हो सकता है बहुत बच्चों को इनमें से कुछ चीज़ें पता ही ना हो, तो इसे नोट कर लेना अच्छी तरीके से और इन्हें याद रखना। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा इन सब प्रॉपर्टीज़ का, जो जो मैंने आपको अभी तक लिखवाई हैं। बात समझ में आ गई? अब रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। रेक्टेंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं। सेकंड पॉइंट है इसके, इसके सारे के सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स जिस होते हैं इसके, वो आर इक्वल होते हैं टू 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, जब सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसके डायगनल्स जो होते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट करते हैं, मतलब ए ओ ओ सी के बराबर हो जाएगा और बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, डायगनल्स इसके, सॉरी तीसरा नहीं, फिफ्थ पॉइंट, डायगनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, कट तो करते ही हैं, जैसे स्क्वायर में इक्वल होते हैं वैसे ही इसके डायगनल्स भी स्क्वायर के डायगनल्स की तरह आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, जो पैरेललोग्राम में भी होती हैं। अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, इसमें भी हैं। और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, इसमें भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। बात क्लियर हो गई? तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सारी बता दी हैं। एक तो मैंने बताया आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अच्छी तरीके से लिख लेना, इसको एक जगह पे नोट कर लेना। फिर मैंने आपको बताया, दूसरी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई रोम्बस के बारे में, कि रोम्बस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरी मैंने बताई स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर में कौन कौन सी होती हैं। और फिर मैंने आपको बताया आखिर में रेक्टेंगल के बारे में। तो इसे एक जगह पे सबको नोट कर लेना और अच्छी तरीके से लर्न करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लर्न तो आप कर ही नहीं सकते इनको,
आपको केवल इन्हें समझना है, एक जगह पे नोट करना है, दोबारा से खुद समझ के सारी चीज़ें देखनी है, अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको अलग से बताया है। यहाँ पे आपको वीडियो का जो लोगो है वो आपको दिख जाएगा, वहाँ देख लेना। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक भी अभी दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देख सकते हो। पूरा मैंने अच्छी तरीके से समझाया उस वीडियो में। अब पूरा का पूरा यहाँ पे दोबारा समझाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही बढ़ चुकी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मेरी मानिए तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और जिन बच्चों को आती है कॉन्ग्रुएंसी, मेरे साथ जिन बच्चों ने करा है, तो उनको तो पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज़ करते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। ASA, RHS, SAS, SSS और बहुत सारी होती है, AAS। टोटल 5 टाइप की कॉन्करेंसी होती है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या मतलब है इनका, ये सब मैंने उस सेपरेट वीडियो में उसमें समझाया है। देख लेना एक बार उसको, आपको रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, कि कोई भी 4 साइड वाली फिगर जो क्लोज्ड हो, वो एक पैरेललोग्राम आपकी कब बन जाती है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल देखता हूँ मैं, अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ इस तरीके का, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं बोला कि एक पैरेललोग्राम है या एक रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने आपको कोई प्रॉपर्टी बोल दी कि इसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो गई, या इसके अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो उस केस में आप जो है बोल सकते हो कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, कि इफ़ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स इक्वल। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, मान लो ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, और हर एक अपोजिट साइड का पेयर, मतलब आमने सामने वाली साइड, दोनों ही आमने सामने वाली साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, तो केवल आप इन दो चीज़ों के पता होने से ही, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो केवल ये दो चीज़ें पता होने से ही आप बोल सकते हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ गई? केवल आमने सामने वाली साइड्स दोनों ही इक्वल होने से आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी फिर अगर एक बार ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसके आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, केवल इन दोनों चीज़ों से आपने कितनी सारी चीज़ें पता कर ली। बात समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर फिर से मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ बच्चों, पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, जैसे मान लो इसके जो डायगोनल्स हैं वो इस तरीके से बनाए मैंने, ठीक है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, दो डायगोनल्स हैं इसके, और क्वेश्चन में कह रहा है कि BO या OB OD के इक्वल है और OC OA के क्या इक्वल है, तो केवल ये दो चीज़ें पता होने से ही हम कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ गई? अब इससे क्या क्या चीज़ें पता चल गई, इससे देखो बहुत सारी चीज़ें पता चली, कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, आमने सामने वाली साइड इक्वल हो जाएंगी और साथ ही साथ पैरेलल भी हो जाएंगी। ठीक है, केवल इन दो चीज़ों से पता होने से ही हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया था, कि जब अपोजिट साइड का दोनों पेयर इक्वल हो जाएंगे तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल। जब डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करने लग जाएंगे, केवल डायगोनल्स बोल रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बात समझ में आ गई? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट एंगल्स का हर एक पेयर मतलब दोनों पेयर की बात हो रही है, वो बराबर होगा। जैसे मैंने अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया और मैंने कहा कि केवल इतना पता है मेरे को क्वेश्चन में,
कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से सुनना, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर हैं। केवल एंगल्स बराबर होने से ही मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं साफ साफ कह दूंगा कि हाँ भाई ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एनी वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी अगर कोई सा भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का कोई सा भी एक पेयर ए बी या ए बी डी सी ले लो या ए डी बी सी ले लो, कोई सा भी एक पेयर अगर आपस में बराबर है प्लस आपस में पैरेलल भी है, ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर ए बी डी सी के इक्वल है और ए बी डी सी के पैरेलल है तो केवल इतनी चीज़ से हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। या फिर अगर हमें ये पता है कि ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के, अगर मैं ये वाला पेयर लेना चाहूँ तो ये भी ले सकता हूँ, और ए डी बी सी के पैरेलल है तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ गई। एक बार मैं पूरा दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होंगी तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के इक्वल होने से ही, मात्र इक्वल होने से पूरा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सेकंड पॉइंट में बोला किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं हाफ हाफ में, क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आ गई बात। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए, केवल अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई सा भी एक अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल हो जाए प्लस पैरेलल हो जाए, इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ गई बात। इसे नोट कर लेना एक जगह पे और एक बार दोबारा से इसे देख लेना, समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, क्वेश्चन के टाइम पे मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा, इसलिए इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। आपका पूरा कंप्लीट बेसिक्स हो चुका है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा 8.1। उस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे हम इस पूरे बेसिक्स पे बेस्ड। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से अगर देख लीजिएगा, कोई भी डाउट कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस अभी बहुत सारी आने वाली हैं, पूरा का पूरा क्लास 9 का कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।